Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we're going to analyze the GS2 mains paper of UPSC CSE 2025. Was this the toughest GS2 ever? And how could this GS2 paper be handled in the exam hall? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले let's take a look at the marks distribution, which is by and large the same, right? So polity is as usual half of the paper, almost half of the paper. So 110 marks का यहाँ पर हमें पॉलिटी देखने को मिला है. IR again same 50 marks like it has been in the past. I think 2-3 years से ये distribution change नहीं हुई है. That in IR question 9, question 10 and question 19 and question 20 कम ये 4 questions आते हैं और 50 marks का IR हमारा आता है. Now this is the most ignored part of GS2, social justice and governance. लोग पॉलिटी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, बट इस बार it is my prediction that only people who have read these two subjects, only people who have read social justice and governance properly are the ones who are going to score well. जिसका भी स्कोर इस GS2 में अच्छा आएगा वही होगा जिसने ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे. Why? Because 90 marks of social justice and governance is a lot, right? And ये सब्जेक्ट्स बहुत लोग इग्नोर करते हैं. So to create a difference, to be better than others, right? वो चीज़ यहीं पर ही पॉसिबल है. Now even when we look at the questions, you'll realize कि कभी कभी तो गवर्नेंस सोशल जस्टिस थोड़ा जनरलिस्टिक आता था, तो इट वॉज स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर वेल इन देम. बट नाउ इस साल के जब हम क्वेश्चंस देखेंगे वील अंडरस्टैंड कि जिसने इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया है दिल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल. ठीक है. दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. डिस्कस करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. Analyze whether increase in the assets of legislators disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. So this I would say again थोड़ा सा ये twist and tough है. The representation of people's act is directly in the syllabus. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल expected नहीं है, बिल्कुल expected है. Elections भी हुए थे last year. Generally when it is an election year, questions from RPA do come. But the thing that makes this question tough is the specificity of the question. बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने पूछी है कि यार पहले तो बताओ करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और फिर बताओ कि क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा इफ समबडी हैज डिसप्रपोर्शनेट इनकम एंड डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स. तो इन माय ओपिनियन फ्रॉम द आंसर राइटिंग स्टैंड पॉइंट, देखो किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करने के दो तरीके हैं कि उसको लिखना कितना मुश्किल है और दूसरा कि उसका कंटेंट कितना मुश्किल है. दो ही चीज़ें हैं कि कंटेंट एंड द सेकंड पार्ट इज स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग द आंसर, पुटिंग दैट कंटेंट ऑन पेपर. दिस इज द प्रोसेस. कंटेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बिकॉज इफ यू डोंट नो द स्पेसिफिक्स इन दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर्स. और अगर आपको पता है राइट इसमें क्या करना है, यू हैव टू लिस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस. एक बार आप करप्ट प्रैक्टिसेस को लिस्ट कर दो, यू लिस्ट दीज प्रैक्टिसेस एंड देन यू कैन से कि अच्छा अगर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में इंक्रीज है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं. तो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो आई वुड से कंटेंट हैवी क्वेश्चन, जिन लोगों को कंटेंट नहीं आता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे. क्या ये कंटेंट ऐसा कुछ है जो बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है? नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग फॉर रेफरेंस एम पुरी सर्स नोट्स देयर फॉर दिस ईयर्स मीन्स. तो देयर वॉज अ डिस्कशन ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस, देयर वॉज अ डिस्कशन इवन ऑन अनड्यू इन्फ्लुएंस specifically, but this does not mean that you'll be able to write this answer, right? This is not a claim or anything. I don't think ये question exam hall में लिखना आसान है at all. Why? Because these things generally इतनी specific चीज़ें हम याद नहीं करते. So I would say काफ़ी tough question था ये exam hall में लिखने के लिए. आगे देखते हैं. Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Impact of recent tribunal reforms through 2021 में जो rationalization हुई है. Again, there are two parts. One is content. Content में अगर मैं कहूँ फर्स्ट पार्ट इज easy. नीड ऑफ ट्राइब्यूनल्स, अगर आपके पास कोई अप्रोच है आपको पता है तो इसका कंटेंट भी इजी है और इसको पुटिंग इट ऑन पेपर भी इजी है. इसकी आंसर राइटिंग भी करी जा सकती है. जो सेकंड पार्ट है अगेन इसकी आंसर राइटिंग में सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट कि क्या रिफॉर्म्स हुए हैं. बट अगेन द कंटेंट हियर इज टफ. सेकंड पार्ट में जो रिफॉर्म्स हैं अगर आपको कंटेंट स्पेसिफिकली नहीं पता, दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस पेपर, दे आर आस्किंग वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट. तो अब क्या ये कंटेंट है जो हम डिस्कस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, राइट. यू लुक एट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कि क्यों इनकी नीड है, क्योंकि दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर एंड 2021 में क्या चेंजेस हुए थे एग्जैक्ट, राइट. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस. देयर इज अ एल चंद्रकुमार केस,
राइट, जो मुझे याद आ रहा है अपनी प्रिपरेशन टाइम से, क्योंकि ये 2021 का इशू था, तब मैंने अपना फर्स्ट मीन्स दिया था। 2022 में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब भी ये बहुत बड़ा इशू था। तो आई रिमेंबर दिस केसेस। देयर इज ऑल्सो आर गांधी केस, एंड यस इट्स द सेम पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ, राइट। तो ये दो केसेस हैं, देर आर मेनी मोर केसेस लाइक दिस, कि कितनी एज होगी और कितना मिनिमम टेन्योर होगा, ये कॉन्स्टेंटली। हाँ, मद्रास बार एसोसिएशन केस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मद्रास बार एसोसिएशन केस इज देयर। So these cases are there, and this is something that in 2021 2022 everybody used to know. Still it has been in the news, ऐसा नहीं है कि ट्राइब्यूनल्स न्यूज में नहीं थे। तो दिस क्वेश्चन आई वुड स्टिल से इज doable as compared to the first one, but overall tough. Why tough? Because content needed is very specific. आंसर राइटिंग के हिसाब से टफ नहीं है, कंटेंट के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक है, राइट। तो आपको स्पेसिफिक कंटेंट आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए, limits in both countries, and preemptive pardons. Again, if I analyze from answer writing standpoint से ये क्वेश्चन टफ नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स अ सिंपल कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन। अगर आप देखो, इस बार राइट स्मार्ट में भी डिस्कस दिस क्वेश्चन, प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस। एक्चुअली 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था, ये इंडिया और फ्रांस पे आया था। इस क्वेश्चन में इंडिया यूएस नहीं पूछा था, but we discussed India and US specifically because US was in the news this time. US election had happened, right? अगर आप इंडियन प्रेसिडेंट के पार्डन्स देखो, राइट, तो इंडियन प्रेसिडेंट के पार्डन्स की क्लेमेंसी क्या है, पार्डन्स क्या है, ये चीज़ें हम वी डेफिनेटली डू स्टडी दिस। क्लेमेंसी एंड पार्डनिंग पावर्स कौन कौन सी, केहर सिंह केस में क्या डिस्कस हुआ, सुधाकर केस में क्या डिस्कस हुआ, यूएसए में क्या कहानी है, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस, बट अगेन आई विल से आंसर राइटिंग के हिसाब से टफ नहीं है, कंटेंट वाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ। कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम करंट अफेयर्स बेस्ड, बिकॉज प्रीएम्प्टिव पार्डन इज समथिंग दैट जो बाइडन गेव हिमसेल्फ। जो बाइडन ने खुद को, वंस डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट, जो बाइडन गेव हिमसेल्फ एंड हिज सन हंटर बाइडन अ पार्डन ऑन हिज लास्ट डे इन ऑफिस, कि अब मुझे कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता इवन इन द फ्यूचर। कोई केस नहीं था, केस आने से पहले ही खुद को पार्डन कर दिया। Preemptively he pardoned himself and his son, and that is why this question is asked. But again, something that was happening in US politics, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ US politics को, it's actually very interesting. But US politics से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इज आई डोंट थिंक ये कंटेंट कोई स्पेसिफिकली मेंस में पढ़ के गया होगा, सबके लिए ही टफ है। इवन PSI और ऑप्शनल वालों के लिए ये क्वेश्चन टफ है। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट पीपल टू नो। अगेन, कंटेंट वाइज वेरी टफ क्वेश्चन, आंसर राइटिंग टाइप डूएबल क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो अब क्या होता है, पेपर के बाद यू कैन मेक द आर्ग्यूमेंट दैट देखो यार आर्टिकल 370 को रिमूव किए हुए 5 years हो गए थे, एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन केम। बट अगेन, नॉट समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज सी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट देर आर सम स्पेसिफिक प्रोविजंस हियर जो शायद आपको ना पता हो। अगेन, वेरी स्पेसिफिक कंटेंट इज आस्क्ड। ये तो आप बता दोगे यार क्या नेचर है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली है या फिर जैसे हमारा पौंडीचेरी है, उस टाइप का स्टेटस इसको दिया गया है, राइट। बट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली में जो स्पेसिफिक प्रोविजंस JNK असेंबली के लिए बनाए गए हैं, जो इस एक्ट में होंगे, वो याद मोस्ट लोगों को नहीं होते। अगेन, सिंस इट्स अ स्लाइटली ओल्ड करंट अफेयर्स, अगेन आंसर राइटिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट वाइज प्रॉब्लम है। कंटेंट वाइज दिस इज टफ, एंड आपको लग रहा होगा कि पूरा थीम है पेपर का, पूरा थीम ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें कंटेंट आसान है, बट द आंसर राइटिंग पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट प्रोबब्ली वन ऑफ द टफेस्ट GS2 पेपर्स एवर, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम है, कहीं कंटेंट की प्रॉब्लम है, कहीं आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union government and ensuring sound governance through legal counsel. किसी भी कंटेंट में मिल जाएगा आपको, कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपको पता होना चाहिए आंसर राइटिंग वाइज, हर साल कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है। आंसर राइटिंग वाइज आपको पता होना चाहिए कि यार अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, देन हाउ एम आई सपोज टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, कैसे इसको लिखना होता है टू स्कोर हाई मार्क्स। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए हैं, राइट। सो इफ यू लुक एट द कंटेंट, अगेन दीज आर एम्पो रिसर्च नोट्स, अटॉर्नी जनरल, और किसी भी कंटेंट में होगा, नथिंग स्पेशल हियर, किसी भी कंटेंट में होगा। इट्स नॉट लाइक, राइट, इट इज समथिंग दैट most people don't study, most people do study it,
and how to write a question that comes on a constitutional body. They asked CAG in 2018 and also I think in 2024. तो CAG पूछा था, तो CAG को लिखने का क्या तरीका है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका है, दिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. वी डिस्कस दिस इन राइट स्मार्ट लास्ट ईयर ऑल्सो, एंड दैट इज वाई आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू राइट. मेरे हिसाब से ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट. अब ये देखते हैं क्वेश्चन. विमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. ये है टफ क्वेश्चन. वाई इज दिस टफ क्वेश्चन? ये इसमें कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा. कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर, क्योंकि ये सोशल जस्टिस आ गया ना. आपको एक्चुअली कंटेंट आता है इस क्वेश्चन का, यू नो द कंटेंट, बट टू राइट इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि सोशल जस्टिस लोग पढ़ के नहीं जाते. यू नीड टू नो हियर व्हाट इज सोशल कैपिटल. इस पे एक यूपीएससी का पीवाई का आया हुआ है 2019 में. सोशल कैपिटल मीन्स ट्रस्ट, हार्मनी, relationships. See, capital is anything that gives you future stream of benefits. Social capital is that thing in terms of society. If I have trust with you, if I have relationship with you, if I can take favors from you in the future, you trust me and you will be, helping me in the future. It is my capital, something that will give me future stream of benefits in terms of society. ये कैसे empowerment और equity को आगे करता है? तो for empowerment you need to know the definition of women's empowerment. यूनाइटेड नेशंस की 5 पॉइंट की डेफिनेशन है, अगर आपको आती है क्वेश्चन आप लिख लोगे. और इक्विटी में यू नीड टू नो डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024 इन GS1. देख लेना GS1 का पेपर खोल के, 2024 में पूछा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट इन केस ऑफ विमेन. अगर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है देन दिस इज अ केक वॉक, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन लिखने में, राइट. एंड दिस इज वाई PYQs मैटर, राइट. अब सोशल कैपिटल एक ऐसी चीज़ है दैट आई टेंड टू टीच इन इकोनॉमी, राइट, बिकॉज ये PYQ आया हुआ है प्रीलिम्स में. सीधी सी बात है, राइट. अगर आपने प्रीलिम्स के PYQ किए हैं तो आपको पता होगा सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, राइट. अदरवाइज आप कुछ भी लिखोगे, यू राइट हाई एम्पावरिंग वुमेन इज इंपॉर्टेंट वगैरह, बट यू नीड टू नो द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सोशल कैपिटल. एंड देन फॉर एम्पावरमेंट दिस इज दैट डेफिनेशन. ये वो डेफिनेशन है विमेन एम्पावरमेंट की जो UN ने दी है. एंड अगर आप देखो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं. दिस इज अगेन दे हैव बीन आस्क्ड इन GS1. तो ये देखो 2024 में इन्होंने पूछा था, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, इक्वालिटी, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट. 2021 में इन्होंने पूछा था गिग इकोनॉमी एंड प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट. तो मैंने क्या किया था, राइट स्मार्ट में लोगों को कहा था कि यार विमेन एम्पावरमेंट की एक डेफिनेशन याद कर लो, और यूनाइटेड नेशंस की दी हुई डेफिनेशन है, तो ऐसे कोई खराब डेफिनेशन भी नहीं है. जहां भी एम्पावरमेंट वर्ड दिखे ये 5 पॉइंट लिखा. इट मेक्स योर आंसर राइटिंग वेरी ईजी, राइट. तो दिस क्वेश्चन नॉट टफ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. अगर मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि इफ वुमेन हैव ट्रस्ट, हार्मनी, सोशल रिलेशंस, द एबिलिटी टू टेक फेवर्स, बेसिकली सोशली women are respected, right? Women are seen as equals. It will complement their empowerment. तो आप women empowerment की definition दिखाओगे और उसमें 5 components में दिखाओगे कि क्यों सोसाइटी का यहाँ पर प्रेजेंट होना, सोसाइटी में women की रिस्पेक्ट होना इंपॉर्टेंट है. और equity में आप दिखाओगे कि दैट historically women have been the gender that has not gotten the rights that men have gotten. So we don't need equality, we need equity to everyone as per their need. तो अगर women सोसाइटी में रिस्पेक्टेड हैं, उनके पास हार्मनी है, ट्रस्ट है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट नहीं है, सोसाइटी में दे आर सीन एज इक्वल्स, दे विल बी एडवांसिंग women empowerment, and equity will also get empowered or equity will also get advanced. This is something that needed to be written in this question. लिखना, अगर आपको समझ आ जाए लिखना क्या है तो आप लिख लोगे. तो कंटेंट वाइज नॉट टफ, आंसर राइटिंग वाइज थोड़ा सा टफ है. लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर आप PYQs करके गए हो, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं, अगर आपने PYQs पहले किए हैं, यू विल बी एबल टू राइट दिस क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. ई गवर्नेंस प्रोसीजर्स हैव बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन रादर देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन एग्जामिन. क्या कंटेंट वाइज ये पेपर क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है. कंटेंट पता है आपको, ई गवर्नेंस के बारे में लिखना है, बट व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, पूछा क्या है, लिखना क्या है ई गवर्नेंस के बारे में, यही नहीं समझ आ रहा. तो इट इज टफ फ्रॉम एन आंसर राइटिंग स्टैंड पॉइंट. अब इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू एक्चुअली हैव टू राइट, यू हैव टू से कि जो ई गवर्नेंस के जो भी हमारे प्रोसीजर हैं, नॉट एप्स ऑफ ई गवर्नेंस, नॉट वेबसाइट्स ऑफ ई गवर्नेंस, जो भी हम प्रोसीजर बनाते हैं उसका एक बायस्ड, वो एक बायस प्रोसीजर है इन टर्म्स ऑफ इट रिक्वायर्स यू टू नो अबाउट टेक, राइट.
Tech is at the center of it. So whatever governance procedure we are building, कोई मान लो एक गवर्नेंस का हम एक प्रोसीजर बिल्ड करते हैं, जैसे आधार लेना इज अ गवर्नेंस प्रोसीजर, राइट, या कोई भी चीज़ डिजिटली सर्विस डिलीवर करना इज अ गवर्नेंस प्रोसीजर। उसमें गवर्नमेंट का बायस क्या है कि यार टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, डेटा आधार से ले लो, बैक एंड इंटीग्रेट कर लो, डिजी लॉकर को कनेक्ट कर दो विद आधार, विद कनेक्ट दैट विद अदर पोर्टल्स दैट यू हैव, राइट। बायस क्या है कि बैक एंड पे डेटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ले आओ, राइट। और जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी बना लो कि बैक एंड पे डेटा इंटीग्रेशन होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, कि एसएमएस के थ्रू कर लो, राइट, मेक द टेक्नोलॉजी अवेलेबल ऑन एप्स, हैव इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पोर्टल्स, जो टास्क होनी चाहिए वो अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐप अच्छी दिखनी चाहिए। दिस इज द बायस। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो यूज़र सेंट्रिसिटी है, यूज़र सेंट्रिसिटी है, जो ये चीज़ है कि यार कितना यूजेबल है ये, कितना ईजी टू यूज़ है ये, कितना हेल्पफुल है ये, क्या ये डिजिटल डिवाइड को एड्रेस कर रहा है, दिस पार्ट गेट्स मिस्ड आउट। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। अब अगर मैंने आपको ये समझा दिया कि इस क्वेश्चन में ये लिखना है, नाउ यू हैव रेड ई गवर्नेंस, एवरीबडी गोज एंड रीड्स ई गवर्नेंस। क्यों पढ़ते हो भाई ई गवर्नेंस? You obviously read the approaches of e-governance, you read the issues of e-governance, you also read that it's not a panacea for all problems, right? इसके अलावा और बहुत चीज़ें नहीं है गुड गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस ऐसी चीज़ भी है जिस पर बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो आप यहाँ देख लो 2024 में ही पूछा था इन्होंने ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस इज अबाउट मल्टीफेरियस इंटरेक्शंस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल को के बारे में बात की गई थी। ये 2024 में क्वेश्चन आया था कि इट इज़ नॉट जस्ट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यही क्वेश्चन है वो, इट इज़ द सेम क्वेश्चन कि यार आपको रूटीनली टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करना, राइट। आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो। अब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या बोल दिया है कि सी इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू हैव टू हैव टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, यू नीड टू फोकस ऑन यूजर सेंट्रिसिटी, कि यूजर को फायदा कितना हो रहा है इस पोर्टल से, इस चीज़ पे फोकस करो। ये नहीं कि इसमें ये अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ये इतना सिक्योर है, इसमें ब्लॉकचेन भी है, इसमें एआई भी है, ये बायस है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और इसमें बैक एंड इंटीग्रेशन है कि ये डेटा, आधार का डेटा लिंक्ड है जनधन से, जनधन का डेटा लिंक्ड है पैन से, पैन का डेटा लिंक्ड है और चीज़ों से। इस पे मत फोकस करो, फोकस करो कि यूज़र को कितना फायदा हो रहा है। दिस वॉज द क्वेश्चन। ई गवर्नेंस 2023 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा, राइट। सो नॉट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो क्या हमें समझ आ रहा है अभी तक इस पेपर से कि यार सिर्फ एक तो कंटेंट, तो दिस इज नॉट इजी कंटेंट, है ना, कंटेंट एक लेवल से ऊपर का कंटेंट है। तो एक तो इजी कंटेंट पढ़ के काम नहीं बनेगा, पहले तो हमें समझ आ रहा है कि इजी कंटेंट पढ़ के काम नहीं बनेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। कंटेंट नीड्स टू बी ऑफ अ हायर लेवल एंड स्टिल आंसर राइटिंग ऑल्सो नीड्स टू बी ऑफ अ गुड लेवल। एटलीस्ट PYQs तो लिख के जाओ, तब समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8, कंटेंट वाइज डुएबल, आंसर राइटिंग वाइज वेरी टफ। देखते हैं, समझो पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट रादर देन नॉन स्टेट। डू यू अग्री एंड जस्टिफाई। डू यू अग्री है तो वो दोनों येस और नो आएगा। अब देखो इसमें पूछा क्या हुआ है, क्या बोला हुआ है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो हमारा थर्ड सेक्टर है, इनका काम क्या है। अब ये आंसर राइटिंग का स्किल है, इनका काम है यार ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। वेर एवर द स्टेट कैन नॉट रीच, स्टेट की एक लिमिटेशन है, स्टेट कांट रीच एवरीवेयर, राइट। तो स्टेट जहाँ रीच नहीं कर सकता वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स कम एंड दे टेक द चार्ज। तो जैसे कहीं पे पावर्टी एलिवेशन स्टेट का काम है, बट बहुत जगह आपको दिखेगा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, दे आर गोइंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स एलिवेशन ऑफ पावर्टी, दे आर गोइंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर स्टेट और मेकिंग मीटिंग द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ये इनका एक्चुअल काम है। इफ यू लुक एट नीति आयोग पेपर ऑन भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्जैक्टली ये बात नीति आयोग ने भी करी हुई है। बट पेपर क्या पूछ रहा है हमसे कि दे आर परसीव्ड, इनका काम तो ये है, बट इनकी परसेप्शन, लोग कैसे देखते हैं इनको, दे आर सीन एज एंटी स्टेट। लोगों को लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेट का एक और आर्म है, यार अच्छा गवर्नमेंट यहाँ नहीं पहुँच पा रही तो चलो एक NGO ने हमारी हेल्प कर दी, ऐसे नहीं देखा जा रहा है इनको। इनको कैसे देखा जा रहा है कि भाई ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, क्योंकि मोस्टली NGOs जो अपने एजेंडा चलाती हैं
these NGOs have a ideology of being anti-government, so people are seeing them as anti-government. जैसे कि ग्रीन पीस NGO के अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स आई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है कि NGOs की वजह से इंडिया को 2% लॉस ऑफ GDP हुआ है। एनवायरमेंट वर्क्स में ये बहुत बड़ी बात देखी गई है। एज फार एज द जलीकट्टू फेस्टिवल इज कंसिडर्ड, राइट, इट वॉज एन NGO दैट फाइल्ड सम केस अगेंस्ट इट, तो उस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहे, बट दीज एग्जाम्पल्स यू कैन राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखो जो NGOs हैं इनका काम तो ये है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प द स्टेट मीट इट्स डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, बट इनको कैसा देखा जा रहा है, लोगों की तरह एंटी स्टेट एक्टर की तरह देखा जा रहा है। क्या आप अग्री करते हो? तो अब आप बोलो कि येस आई अग्री, इनको एंटी स्टेट एक्टर की तरह देखा जा रहा है, कुछ एग्जांपल्स दो। फिर बोलो नहीं आई डोंट अग्री, फिर अच्छे एग्जांपल्स दो कि देखो NGO ने बहुत बढ़िया काम भी किए हैं, NGOs हैव बीन इन्वॉल्वड, थिंग्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर NGO की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे और प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल दो एंड देन यू गिव अ कंक्लूजन। तो अगेन कंटेंट वाइज डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लोगे ये आंसर, राइट। डिफिकल्ट है बिकॉज दिस इट डिफिकल्ट है बिकॉज द इवन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब इसके लिए क्या करें, PYQs करो। 2015 में ये देखो, रोल ऑफ NGOs बी स्ट्रेंथेंड फॉर डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्कस द कंस्ट्रेंट्स कि NGOs विद रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट इनकी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, यही तो पूछा है इन्होंने। बस वहां पर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक था, राइट, और यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर ब्रॉड है। ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो आप लिख सकते हो। ये देखो 2021 का क्वेश्चन देखो, सिविल सोसाइटीज एंड NGOs प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द सिटीजन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव मॉडल। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं है कि क्या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs जो हैं ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकती हैं जहां स्टेट नहीं पहुंच सकता, वेयर गवर्नमेंट कैन नॉट रीच, कैन दे रीच? यस दे कैन रीच, बट इसके चैलेंजेस क्या हैं? एक चैलेंज इसमें इनका परसेप्शन भी है, स्पेशली एनवायरमेंटल वर्क्स में ये प्रॉब्लम है, राइट। तो दिस इज यू यूज एन अप्रोच एंड यू राइट दिस एग्जैक्ट थिंग कि ये एंटी डेवलपमेंटल कैंपेन्स में इन्वॉल्व हैं, राइट, इनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस शो करती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं NGOs की एंड दीज नीड टू बी सॉल्व्ड। अगेन आंसर राइटिंग वाइज दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप PYQs लिख के गए हो आप खुद शायद कह दोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ अगर आपने PYQs लिखे। आगे देखते हैं, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था इस साल IR में, इंडिया अफ्रीका वाला। कंटेंट वाइज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आंसर राइटिंग वाइज आई वुड से इजी। द ओनली थिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट कंटेंट वाइज इज द फैक्ट ऑफ डिजिटल पार्टनरशिप, स्पेसिफिकली डिजिटल पार्टनरशिप्स की बात करिए, राइट, दे हैव डिस्कस्ड डिजिटल पार्टनरशिप स्पेसिफिकली, राइट। तो अगर आप देखो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इस बार न्यूज में था, राइट, इट इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड इवन इन MMP प्लस, ऑल्सो इन GS2 बाय वरुण सर हैड डिस्कस्ड दिस इन डिटेल। एक्चुअली वरुण सर ने मुझे बहुत स्पेसिफिकली कहा था इस बार यार इंडिया अफ्रीका पढ़ा लेना, तो इवन इन माई राइट स्मार्ट आई वी लुक्ड एट अ क्वेश्चन ऑफ अफ्रीका। एशिया की ग्रोथ स्टोरी से अब अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी बन रही है, इस बार अफ्रीका का क्वेश्चन आना लाइकली है, राइट, बिकॉज ये ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग भी हुई थी 2024 में। बट अगेन द ओनली थिंग दैट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट एंड सिंस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज डिजिटल पार्टनरशिप, ये स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्टेंट दिया हुआ है डिजिटल पार्टनरशिप, राइट। अगेन एग्जैक्टली द डिजिटल कॉर्पोरेशन एंड पैन अफ्रीकन नेटवर्क प्रोजेक्ट दिया हुआ है, बट कभी कभी ये चीज़ें याद नहीं रहती, राइट। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. Economic Survey Chapter 1 exact theme, अगर आप GS3 का एनालिसिस देखो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आया वहां पर भी, यार ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा। यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में पहले तो ग्लोबलाइजेशन थी, अब सॉवरेन नेशनलिज्म है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट नेशनलिज्म इज एक्चुअली एन ऑपोजिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में एक वर्ल्ड पावर बनी यूएसए ने क्या बनाया, यूएसए ने बनाया वॉशिंगटन कंसेंसस। यूएसए ने कहा ग्लोबलाइजेशन, यूएसए ने कहा कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, यूएसए ने कहा कि यार सप्लाई चेन्स जो हैं वो सारी लिंक्ड होंगी, सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी एंड दिस ट्रेड विल लीड टू पीस, देयर विल बी बायलैटरल मेजर्स, देयर विल बी फ्री ट्रेड। ये था आइडिया पोस्ट कोल्ड वॉर। अब क्या हुआ, ये आइडियाज जो हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये आइडियाज जो हैं दीज आर वेनिंग।
इन आइडियाज़ की अब हालत ख़राब हो रही है। क्यों? कोविड आया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो अब सब कह रहे हैं कि यार अपना अपना बचा, खुद को, इंडिया फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, राइट? आत्मनिर्भर भारत, एवरीबडी सेइंग सप्लाई चेन रिस्क जो हैं उनको कम करो। आपको अगर आपने GS3 का एनालिसिस देखा, वहाँ पढ़ाया है आपको, फ्रेंड शोरिंग बढ़ाओ, नियर शोरिंग बढ़ाओ, ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, राइट? टैरिफ लग रहे हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग इज आस्क्ड हियर, क्वेश्चन डिफरेंट है ही नहीं। अब कंटेंट में अगर आपने पढ़ा है तो कंटेंट इजी है, बट आंसर राइटिंग हिसाब से क्वेश्चन टफ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ लिखनी है। अगर ये चीज़ पता है कि ये लिखना है तो ये क्वेश्चन करने लायक है, राइट? सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, राइट, दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड हियर कि अब वी आर मूविंग इन द फेज ऑफ ग्लोबल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, देर इज अ शिफ्ट इन द ग्लोबल पावर, राइट? पॉपुलिस्ट राइट विंग पार्टीज आ रही हैं हर जगह, राइट? एंड देर इज डिस्कशन ऑन nationalism now, right? It is now becoming a strategic realignment is coming, right? Sovereignty first policies हो रही हैं, transactional diplomacy हो रही है, exactly this thing is discussed here, और examples भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, and even in economic survey chapter 1 we have seen this, right? चलिए अब आते हैं 15 मार्क्स पे। Question 11, constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon high functionaries and citizens alike. In view of the above observation, concept of constitutional morality, balance between judicial independence and accountability. ये मैं कहूँगा कंटेंट वाइज भी डुएबल एंड आंसर राइटिंग वाइज थोड़ा सा टफ। वाई? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्सप्लेन नहीं करना है, वो पार्ट तो बहुत ईजी है, बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अप्लाई होती है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। टू इसकी आंसर राइटिंग, कंटेंट आपको आता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आपको आता है, इसकी आंसर राइटिंग डिफिकल्ट है, राइट? क्यों है आंसर राइटिंग डिफिकल्ट? क्योंकि PYQs नहीं लिखते हम। अगर PYQs हम लिख लें तो आप ये 2021 का क्वेश्चन देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद जुडिशियल डिसीजंस। अगर आपको पता है कि कौन सी जुडिशियल डिसीजन विद जुडिशियल डिसीजन इज शोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो आप कह सकते हो ना यार कहाँ कहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दिखाई है और कहाँ कहाँ जुडिशरी हैज ओवरस्टेप्ड अ लिटिल बिट, दे नीड टू लुक एट अकाउंटेबिलिटी। उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, ये नहीं कि वो कुछ भी करने लगे, वो किसी और के डोमेन में आने लगे। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड जुडिशियल डिसीजंस वाला क्वेश्चन, प्लस अ सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी गिवन कि कहाँ कहाँ ये तो वो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस लेके जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर कराया है, बट कहीं ऐसे भी डिसीजंस हैं वेयर जुडिशरी हैज डन एन ओवररीच, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें सेंटर पे रखना है। दिस वाज द क्वेश्चन। अब आंसर राइटिंग में अगर आपको पता है ये लिखना है तो आप लिख लोगे, और PYQs लिखे हैं तो दिस इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन टू राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस विद फ्यू प्रोसीजरल legislations in view limitations, sorry. In view of this statement, examine the nature and procedural limitations on the amending power of parliament to change the constitution. This is an easy question both content wise and answer it. It's probably one of the only easy questions in this paper. Almost सारे क्वेश्चन यहाँ पर टफ है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा easy है। सिंपल आपको अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताना है, उस पर क्या लिमिटेशंस हैं और किस टाइप की लिमिटेशंस हैं, ये हमें डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2019 में। ये देखो, Parliament's power to amend the constitution is a limited power, cannot be enlarged into an absolute power. In light of the statement, Article 368, amending power, basic structure. ये पूछा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन कि क्या क्या इश्यूज हैं, ये प्रोसीजर कैसा है, प्रोसीजरल लिमिटेशंस क्या हैं और नेचर ऑफ लिमिटेशंस क्या हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने पहले पूछा हुआ है एंड दिस इज इजी टू राइट। ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगेन मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन। एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम जो मेंस में लिखने जा रहा है उसे पता होता है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, एनजैक का केस, उन्हें इसका आइडिया रहता है। सो 1 2 3 4 ये जो जजेस केसेस हैं ये आपको पता होते हैं। एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे हैव आस्क्ड बिफोर, राइट। ये क्वेश्चन देखो 2017 का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसमें आपको जजमेंट को एग्जामिन करना था। एनजैक में क्या कर रहा था, सरकार क्या कह रही थी,
कि एनजैक में सरकार कह रही थी कि जजेस विल नॉट अपॉइंट जजेस, राइट, देयर विल बी अ न्यू अपॉइंटमेंट्स कमीशन, दिस अपॉइंटमेंट्स कमीशन विल अपॉइंट जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं यार ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे नहीं होगा, जजेस विल अपॉइंट जजेस। और यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जजेस विल इवैल्यूएट जजेस, सम अदर कमीशन विल नॉट अपॉइंट जजेस। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसे ही तो होगी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। यार आपने कह दिया ये चीज़ होगी, हाँ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, आपने इसको मना किया, राइट, बट इस डिसीजन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। यही इन्होंने पूछा था 2017 में, राइट, यही इन्होंने पूछा है अभी। अगर मुझे पता है कि हाँ यार स्टेक होल्डर मॉडल पे, इन स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे मैं आंसर लिख सकता हूँ, क्या जजमेंट थी, किसको क्या फायदा होगा, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो ये मैं कहूंगा एक डुएबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किया जा सकता। अब इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट, हाउ फार हैव रीसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बिफोर। ये वो वाला पार्ट है जो लोग नहीं पढ़ते, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट पीपल जनरली डू नॉट रीड, बट आई वुड से अगर आपने पढ़ा है, कंटेंट वाइज भी थोड़ा सा टफ है और आंसर राइटिंग वाइज भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि रिसेंट मीन्स व्हाट, इज जीएसटी ऑल्सो रिसेंट, राइट, इज टीम इंडिया विंग इन नीति आयोग ऑल्सो रिसेंट। तो ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा एक टफ क्वेश्चन है, देखने में आसान लग सकता है, बट यहाँ पर आपको प्लान डेवलपमेंट में प्लानिंग कमीशन का कॉन्टेक्स्ट देना है। यहाँ पर आई टेल यू व्हाट यू एक्चुअली हैव टू राइट, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और शायद अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि देर आर कोर स्कीम्स, देर आर कोर ऑफ कोर स्कीम्स, राइट। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का एक रोल था, सेंटर स्टेट स्कीम्स का एक रोल था, राइट। गवर्नमेंट बजटिंग में पढ़ते हैं ये टॉपिक इकोनॉमी में, कि सेंटर स्टेट स्कीम्स में कैसे पैसा डिवाइड होगा, व्हाट विल बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, व्हाट विल बी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड इसमें प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और इसमें हमारा कैसे पैटर्न इवॉल्व किया है, इवॉल्विंग पैटर्न दिखाना है। तो यू हैव टू शो दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि पहले प्लानिंग कमीशन ऐसे करता था, फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसने ये चीज़ चेंज करी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करा गया, नीति आयोग लाया गया, सिर्फ कोर स्कीम्स को रखा गया, और अब रिसेंट चेंजेस हैं जैसे कि जीएसटी, अब और भी फिस्कल फेडरलिज्म इवन बेटर होने लगा है। फाइनेंस कमीशन का इसमें क्या रोल है, ये चीज़ों की हमें बात करनी थी। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, राइट, ऑल्दो दिस इज अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट वी रीड, चाहे फिस्कल फेडरलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, फिर यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था, राइट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, राइट, व्हाट डिड द प्लानिंग कमीशन डू, व्हाट डिड नीति आयोग डू, व्हाट हैपेंड टू द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, व्हाट इज द कंडीशन नाउ एज फार एज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स इज कंसर्न्ड, राइट, ये भी पहले एक मुद्दा रहता था, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड, बट मोस्टली पीपल डोंट रीड इट, एंड इफ यू लुक एट इट, इवन PYQs हैव कम ऑन दिस। फाइनेंस कमीशन उन्होंने पूछा है इन 2021, राइट, जीएसटी उन्होंने पूछा है फेडरलिज्म में 2023 में, फाइनेंस कमीशन अगेन दे हैव आस्क्ड इन 2018, 2030 में भी फाइनेंस कमीशन पूछा है। तो फाइनेंशियल फेडरलिज्म इज नॉट समथिंग दैट वी डू नॉट एक्सपेक्ट, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, राइट, रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगेन कंटेंट वाइज डिफिकल्ट नहीं है, क्यों डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, उन्हें लगता है पॉलिटी पढ़ ली, IR पढ़ ली, हो गया। भाई इन क्वेश्चंस का क्या करोगे, व्हाट विल यू डू विद दीस क्वेश्चंस इफ यू हैव नॉट रेड दी डिस्कशंस ऑन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। एटलीस्ट PYQ तो पढ़ के चले जाओ, उनके 90 मार्क्स का आ रहा है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, लोग नहीं पढ़ते, राइट। एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कंटेंट वाइज डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए प्रेशर ग्रुप्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, और एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आई हैव जस्ट शोन यू दिस क्वेश्चन, NGOs with regards to environmental works, exact question they have asked again, कि NGOs को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, राइट, उनका रोल क्या है, अवेयरनेस में क्या रोल है, पॉलिसीज में क्या रोल है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या रोल है। ये क्वेश्चन अब प्रेशर ग्रुप्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछना है। यू कैन राइट इवन द सेम एग्जाम्पल्स, एंड व्हेन यू सी एनी क्वेश्चन ऑन प्रेशर ग्रुप्स, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, ये चीज़ भी पूछी हुई है कि फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स बेटर हैं या इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स बेटर हैं। प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी, ये भी पूछा हुआ है। मैं तो कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रेशर ग्रुप से कोई भी क्वेश्चन आए, इस अप्रोच से लिखना। अगर आपको ये अप्रोच आती है और आपको वो एग्जाम्पल्स पता है, आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट टफ क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग के हिसाब से भी टफ है, कंटेंट के हिसाब से भी टफ है, क्योंकि नहीं पढ़ते लोग, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।
डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब नहीं पता आपको तो वैसे ही बात खत्म हो गई, राइट। मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है रिसोर्स कर्स। देर आर 3 theories of inequality. There is a modern theory, there is a Marxist theory and there is a natural theory. ये 3 थ्योरीज आपको पता हैं तो दिस क्वेश्चन इज अ केक वॉक, राइट। जो हमारी नेचुरल थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी है वो एग्जैक्टली इसी बारे में बात करती है, राइट। जो मॉडर्न थ्योरी है वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करती है। तो यू कैन एक्चुअली यूज दोज 3 थ्योरीज। जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है कि इनइक्वालिटी अराइजेस ड्यू टू रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम, और नेचुरल थ्योरी कहती है कि नहीं, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा डेवलप करते हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज कम है तो वो कम डेवलप करते हैं। बट ये रिसोर्स कर्स जो है ये नेचुरल थ्योरी के अगेंस्ट है। यू नीड टू नो दिस कॉन्टेक्स्ट टू राइट दिस आंसर, राइट। अगर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो ये आंसर नहीं लिखा जाएगा। कॉन्टेंट वाइज काफ़ी टफ है, आंसर राइटिंग वाइज टफ नहीं है, बट कॉन्टेंट ही नहीं आता होगा। कॉन्टेंट आएगा तो आंसर राइटिंग करेंगे ना। अब दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो, ये GS3 का कॉन्टेंट है, दिस इज नॉट GS2 कॉन्टेंट। बट पॉवर्टी लिखा हुआ है सिलेबस में इन GS2, तो आप देखोगे GS3 में उतने क्वेश्चंस नहीं आते पॉवर्टी में। GS3 में प्रीलिम्स में इकोनॉमी में क्वेश्चन आ जाते हैं पॉवर्टी के, तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, बट पॉवर्टी इज वेरी कॉमन इन GS2 एंड GS1 एंड दिस इज व्हाई यू लुक एट दिस रिसोर्स कर्स, इनइक्वालिटीज की ट्रेडिशनल, मार्क्सिस्ट और मॉडर्न थ्योरी, राइट। एंड इवन क्वेश्चंस लाइक दिस हैव बीन आस्क्ड बिफोर, लुक एट दिस ग्रोइंग। आप ये क्वेश्चन पढ़ के ना लिखने की ट्राई करना, नहीं लिखा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन टू राइट। अगर पॉवर्टी ढंग से नहीं पढ़ा, पॉवर्टी कैसे काउंट होता है, आप अगर चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, इन द कमेंट्स टेल मी हाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड इन इंडिया। मेरे स्टूडेंट्स थोड़े चुप रहना, ठीक है। हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया, बस ये बता दो, ठीक है। आई होप एक वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट लिख लिया। इसका आंसर पता है क्या है? पॉवर्टी इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज मेजर्ड बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे in which we use a mixed recall period as per Tendulkar poverty line and we use a head count ratio। अगर आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना तो आपने पॉवर्टी का टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा है, और अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी लिख लोगे जो बोर्ड पे है यहाँ पे सामने, कि पॉवर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस ऑफ रिलेशनशिप है, सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट चेंज हो रहा है तो फूड बजट के आइटम्स चेंज हो रहे हैं, एंड इवन दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू राइट कि इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये एक्चुअली आंसर नहीं है, इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न इज नॉट वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, राइट। ये क्वेश्चन क्यों आया? इस साल गवर्नमेंट ने जिनी इंडेक्स रिलीज किया था, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था और कहा था दैट इंडिया हैज बिकम 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी, राइट। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेजर कर लिया था, जिनी कोएफिशिएंट इज सपोज टू मेजर इनकम, दिस वाज द क्रिटिसिज्म। इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाँ टफ है अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, एंड मोस्ट लोग नहीं पढ़ते तो मोस्ट लोगों को टफ ही लगेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो अगेन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution close to the source of information and execution defeating the objectives of development। कंटेंट वाइज लिख सकते हो इसको, आंसर राइटिंग वाइज बहुत टफ है। पेपर में 11 मिनट में 3 बार पढ़ोगे तब समझ आएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इतना टफ क्वेश्चन है ये, राइट। ये कहना चाह रहा है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन डेवलपमेंट मॉडल्स में क्या होता है कि जहां सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और सोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, जिन लोगों के पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन है और एग्जीक्यूशन की पावर है, राइट, उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये लोकल लेवल पे लोगों के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, एग्जीक्यूटिंग पावर होती है, राइट, बट उनको आप पावर नहीं देते, राइट। आप टॉप डाउन अप्रोचेस यूज करते हो, आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। लोगों के पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को इन्वॉल्व करो तो उनकी एग्जीक्यूटिंग पावर बहुत अच्छी है, बट आप डेवलपमेंट मॉडल्स में डिसीजन मेकिंग लोगों से दूर, लोकल लेवल से दूर लेके जाते हो। एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना वीडियो पॉज करके, स्पेशली द सेकंड वन। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्किंग द सेम थिंग्स। यार आपकी वेलफेयर स्कीम्स पता है क्यों नहीं चल रही? क्योंकि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, यू डोंट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, राइट। और ये क्वेश्चन हमने लिखा भी है, राइट, कि लोगों को इन्वॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वहां पर समझना, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने सारे PYQs लिखे होने चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब NCPCR has to address the challenges faced by children in the digital era, examine policies and suggest measures, easy in terms of answer writing,
PYQ भी ऐसा पूछा हुआ है। कंटेंट की बात है यार, कंटेंट टफ है, ये वाली बॉडी NCPCR लोग जनरली नहीं पढ़ते, तो अगर आपको कंटेंट नहीं आता तो आप नहीं लिख सकते। आता है कंटेंट तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन टू राइट, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। पहले भी पूछा हुआ है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, बट आई डोंट थिंक दिस इज ईजी, आई डोंट थिंक इट इज। ये क्वेश्चन देखो, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लिंक्ड with India's overarching influence in Middle Eastern countries. एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में इंटरेक्शन पूछी गई है इन द कमिंग ईयर्स। कंटेंट वाइज ऑल्सो टफ, आंसर राइटिंग वाइज ऑल्सो टफ। क्या पहले पूछा है इन्होंने? ये बिल्कुल पूछा है, दे हैव आस्क्ड दिस बिफोर। क्या ये कंटेंट आपको आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, तब भी क्वेश्चन टफ है, बिकॉज फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी से इंटीग्रेट करने को बोला है कि फ्यूचर में क्या करो, राइट? क्या पहले पूछा है? बिल्कुल। Clean energy is the order of the day. Changing policy towards climate change in international fora in context of geopolitics 2022 में पूछा था, डिस्कस भी किया था। फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी का रिलेशन यहाँ पर भी था, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वी हैव टू रीड, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट इन द पेपर। यहाँ पर बताना क्या है कि अब जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है तो इंडिया की फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। अगेन क्वेश्चन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन द फ्यूचर। तो इसमें आपको GS3 का एनर्जी ट्रांजिशन का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट? अगर आपने GS3 का एनालिसिस देखा हो तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया कह रहा है कि क्लीन एनर्जी में हम न्यूक्लियर हमारे लिए अच्छा है, सोलर और ये सब उतना अच्छा नहीं है, राइट? अब ये कह रहा है कि यार देखो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी कैसी रखोगे? टुवर्ड्स न्यूक्लियर, टुवर्ड्स सोलर, टुवर्ड्स हाइड्रो पावर, इन पे फोकस करेंगे। तो मिडिल ईस्टर्न पार्टनर से शायद थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़े। डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। एनर्जी ट्रांजिशन की भी नॉलेज चाहिए, फॉरेन पॉलिसी की भी नॉलेज चाहिए, और इनको कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्ट करना चलो PYQ के थ्रू आ जाएगा, कंटेंट में भी डिफिकल्ट, आंसर राइटिंग में भी डिफिकल्ट, ठीक है? अब रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ईस्ट वेस्ट में एक डिफरेंस है, एक प्रॉब्लम है, राइट? ये क्वेश्चन मैं कहूँगा ईजी इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, ईजी इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुत टाइम से, UNSC रिफॉर्म्स एंड UN रिफॉर्म्स, राइट? परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे PYQ भी पूछा है, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी डिस्कस के UN क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। सॉरी 1 सेकेंड, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट UN इज फेसिंग, समथिंग ऑल्सो दैट वी डिस्कस। बट कंसिडरिंग पेपर जितना टफ था, दिस वन ईजी क्वेश्चन डज नॉट मेक योर जॉब ईजी, ठीक है? अब लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन। सो व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम दिस पेपर? इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिलता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर द फ्यूचर? सबसे पहला इज द लेसन ऑफ कंटेंट। देखो कंटेंट में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक कंटेंट से काम नहीं होगा। इवन इन द मेंस रेडी बाय डिसम्बर सेशन आई हैव टोल्ड यू दिस, आई हैव सेड दिस बिफोर इन माय यूट्यूब वीडियोस एंड आई विल से इट अगेन, दैट बेसिक कंटेंट यानी कि लक्ष्मीकांत, इससे काम नहीं बनता। क्वेश्चंस आर फेयरली एनालिटिकल, राइट? सो इन ऑल सब्जेक्ट्स यू नीड एनालिटिकल कंटेंट एंड यू नीड गुड कंटेंट, जैसे मैंने आपको इस पेपर में दिखाया। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, यार देखो कई बार ऐसे होता है, इस पेपर में भी हमने देखा, इस पेपर में हमने देखा कि कई बार ऐसा है कि आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कई क्वेश्चंस बहुत टफ हैं। आपको कंटेंट फिर भी आता है, यू नो अबाउट द कंटेंट, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द आंसर राइटिंग, और यू आर नॉट अवेयर कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, राइट? एंड यू लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। जब भी थोड़ा सा कोई पेपर टफ होता है, दिस skill becomes the differentiating skill, right? How can you develop this skill? You can develop this through PYQs. अगर आप MMP प्लस में हो, आप इस स्किल की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप मेरे साथ राइट स्मार्ट कर लो, इट इज़ माई गारंटी दैट यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम अगेन, ठीक है? आप मेरे साथ राइट स्मार्ट कर लो, आई एम गारंटिंग टू यू दैट यू सी एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वाज सीन इन दिस पेपर, you will know how to break down it, you will know how to structure it, and you will know how exactly to address the demand, because this is exactly what we learn through PYQs and Write Smart. So ये आप टेंशन मत लो, right? Third, and I think probably the most important lesson, and the lesson that I think you will ignore, please do not ignore social justice and governance. अगर आप ये दोनों टॉपिक्स इग्नोर करके जा रहे हो, आपने अगर अभी दिसंबर तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, तो अगले साल अगर आप 2026 का पेपर दे रहे हो, बिटवीन May of 2026 एंड बिटवीन
अगस्त ऑफ 2026। इसी टाइम पे आप 2026 में मेंस की प्रिपरेशन करोगे, पूरे 2026 में यही 3 महीने आप दोगे। मे भी नहीं, मेरे को जून लिखना चाहिए बिकॉज मे में तो प्रीलिम्स ही है। तो यू विल प्रोबेबली प्रिपेयर फॉर मेंस ओनली बिटवीन जून एंड अगस्त ऑफ 2026, राइट। जनवरी से तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होगे। इन 3 महीने में ये सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड द टाइम, यू विल फील कि यार और बहुत सारे काम है वो कर लेते हैं, ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज इट इज़ अ मच बेटर आइडिया, इट इज़ अ मच बेटर आइडिया टू डू दिस राइट नाउ टिल डिसम्बर। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेन लेसन्स। इफ यू वॉन्ट टू हियर अ वर्डिक्ट, आई डोंट नो हाउ यूपीएससी विल मार्क द पेपर। हो सकता है ये पहले किया है यूपीएससी ने, आई थिंक इन 2020 और 21, दैट पेपर टफ था फिर भी मार्क्स ज़्यादा दिए थे। दे स्टिल माइट गिव अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, हो सकता है सब मार्क्स दे दें और सबको दे दें, देन एवरीबडी विल गेट मार्क्स, राइट। तो डिफरेंशियल से फर्क पड़ता है, बेस से फर्क नहीं पड़ता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बट द पॉइंट हियर इज दैट this was probably one of the toughest GS2 papers I have seen. Why? Because in every question, barring 1 or 2, I think in about 18 questions out of 20, या तो content requirement बहुत specific है या answer writing requirement बहुत specific है, and it is requiring you to understand and break down the question very adept, in a very adept manner, या फिर the content requirement is very specific कि आपको exact points पता। बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज़ समथिंग जो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। हम बिल्कुल इसको अचीव कर पाएंगे अगर हम अभी अपना कंटेंट अच्छे से पढ़ लें और हम PYQ सारे कर लें, एंड वी ऑल्सो स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। इस साल मेरी वर्डिक्ट और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जिन लोगों ने सोशल जस्टिस और गवर्नेंस अच्छे से पढ़ा होगा, दे विल गेट अ लॉट more marks in this paper as compared to those who have. Okay, so that's it. Thank you for watching, and this also completes my analysis of mains. मैंने GS1 और GS3 के भी analysis बनाए हैं, so if you want you can take a look at them as well. Thank you and see you next time. Bye bye.